बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात, आइनी तरमीम और उस पर सदारती ऑर्डिनेंस, फिर एतराज़ात, अपोजिशन और हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी। अपोजिशन ये समझती है कि सीक्रेट बैलेटिंग से हुकूमत घबरा चुकी है, जबकि हुकूमत ये समझती है कि ओपन बैलेटिंग से अपोजिशन घबरा रही है। अपोजिशन ने एक जवाब पेश किया है कि सीक्रेट बैलेटिंग हर किसी के लिए मुनासिब है और इजहार आज़ादी राय और वोटिंग का जो हक है वो सीक्रेट बैलेटिंग से ही मुमकिन हो सकता है। अपोजिशन का यह भी मौक़िफ़ है कि हुकूमती अराकीन हुकूमत के साथ नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत ये समझती है कि ओपन बैलेटिंग से हमारे अराकीन हमारे साथ होंगे। वो ये भी कहते हैं कि वो हमारे साथ ही होंगे और इस पर हम एतराज़ भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे और सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बाकायदा दरखास्त दायर करेंगे। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ जो है, हुकूमत ये समझती है कि ओपन बैलेटिंग से शफाफ तरीका कार के जरिए सेनेट इंतखाबात हो सकते हैं। अपोजिशन और हुकूमत की इस लफ्जी जंग में जीतेगा कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर बुनियादी एतराज़ात जो अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे हैं, इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान, शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, आईनी तरमीम करना, उसके लिए पार्लियामेंट का फ्लोर जो होता है उस पर अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के बहस कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि अगर आप सदारती ऑर्डिनेंस लाएंगे तो पार्लियामेंट फाल नहीं रह सकती। अपोजिशन के इस मौक़िफ़ पे आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे सदारती ऑर्डिनेंस भी और गवर्नर का ऑर्डिनेंस भी एक आइन का और कानून का हिस्सा है और इसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस हेयरिंग के अंदर भी, इस केस की हेयरिंग जो चल रही है सब सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत को जो है वो रोका नहीं जा सकता ऑर्डिनेंस जारी करने से। ये उनका प्रोगेटिव है और एक ऑर्डिनेंस 3 महीने के लिए हुकूमत जो है वो किसी वक्त भी जारी कर सकती है और ये आइन के अंदर बाकायदा तहरीर है, तो ये कोई गैर आइनी इकदाम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो अपोजिशन है ये बुनियादी तौर पर बुग़्ज़ इमरान खान में इतनी, जिसे कहते हैं ना कि लुथड़ी हुई है कि ये हर उस बात की मुखालफत करेंगे जो इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत करेगी। हर उस बात की मुखालफत करनी है अपोजिशन ने जो इमरान खान साहब ने और पीटीआई की हुकूमत ने करनी है। अब मैं थोड़ा सा नक्शा आपके सामने पिछले 1 साल पहले का इनका आपके सामने रख देता हूं इसी इशू के ऊपर। चौधरी एहसन इकबाल साहब जनाब स्पीच कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजलानी साहब के खिलाफ तहरीक-ए-दम एतमाद ताज़ा नाकाम हुई है और वो उसमें बरमला कह रहे हैं कि हमने अपोजिशन ने मिलकर तय कर लिया है कि हम सेनेट के आइंदा इंतखाब में ओपन बैलेट पेपर की स्कीम लेकर आ रहे हैं और अपोजिशन जनाब उसमें आइन में तरमीम करेगी। फिर मिसाके जमहूरियत मई 2006 के अंदर साइन होती है। उस मिसाके जमहूरियत की जो 20 शिक्के थी उनमें एक शिक ये थी कि इन सारी पार्टियों ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने, मौलवी फजल रहमान ने, असफंदियार वली साहब ने, इन सारों ने साइन किए, महमूद खान अचकज़ई ने, कि जनाब सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर के जरिए से होंगे। फिर इसहाक डार साहब ने, उनकी भी वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने भी आज से जो है वो 3 साल पहले अपने दौरे हुकूमत के आखिर में ये कहा कि हम 22वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं जिसके तहत सेनेट के इंतखाबात में अरबों रुपए की करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हम ओपन बैलेट पेपर लेकर आएंगे। अब जब इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत लेके आ रही है तो जनाब इन्होंने यू टर्न, वी टर्न, डब्ल्यू टर्न और जनाब ये बिल्कुल मुकर गए हैं। तो चौहान साहब आपने अगर ये ऑर्डिनेंस लाना था तो क्या यह बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हो रही है उसका इंतजार कर लिया जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग अपनी जगह है, सदारती ऑर्डिनेंस अपनी जगह है और फिर सदारती ऑर्डिनेंस को जारी करते हुए ये एक साथ कंपल्शन रख दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है कि नहीं तो हम इस तरह नहीं करेंगे। कोई चीज भी आइन और कानून को बालाए ताक रख के नहीं की जा रही। कोई अमल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके जो है वो नहीं किया जा रहा। जो आइन और कानून के अंदर तहरीर है, एक हुकूमत का इख्तियार, एक हुकूमत की अथॉरिटी, एक हुकूमत का प्रोगेटिव, उसके मुताबिक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। चौहान साहब, मान लें अगर ऐसा हो जाता है जिस तरह शोर मच गया है कि ओपन बेल्ट नहीं होता, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आपके कुछ लोगों की खरीदो फरोख्त की जा रही है या किसी और तरफ से खरीदो फरोख्त हो रही है, और ये खरीदो फरोख्त कौन कर रहा है? फिर
जिस चीज़ का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सर ये खरीदो फरोख्त करने के माहिर जनाब आपके आसिफ जरदारी साहब हैं, ये खरीदो फरोख्त करने के माहिर आपके नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ और इनका टब्बर तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना। इन्वेंशन इन्होंने की है खरीदो फरोख्त की, इन्होंने हर एक को खरीदने की कोशिश की, जजों को, जनरलों को, जर्नलिस्ट को, जनाब MNAs को, MPs को, हाउस ट्रेडिंग, छांगा मांगा की सियासत, भूरबन की सियासत, ये तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो खरीदो फरोख्त तो यही करते रहे। हमारे तो PTI के अंदर इमरान खान साहब ने 2013-2018 की असम्बली के अंदर पहली दफा KPK में रवायत कायम की। 20 सरकारें असम्बली की जनाब पार्टी रुकनीत जनाब फारिग कर दी उनको पार्टी से, ये तो इन्होंने कभी रवायत कायम नहीं की। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, 2003 के सेनेट के इलेक्शन के अंदर इसी मौलवी फजलुर रहमान की JUI के सारे मेंबरान बिके थे, सबने 4-4 करोड़ रुपए लिया था, लेकिन किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2006 के सेनेट के इलेक्शन में इसी मौलवी फजलुर रहमान की MMA के प्लेटफॉर्म से इसी JUI मौलवी फजलुर रहमान की पार्टी के हर MPA MNA बिका था, उन्होंने 4-4 करोड़ रुपए लिया, लेकिन कोई किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं। तो चौहान साहब, ऑपोजिशन के फिर इस मौकिफ को सच मान लिया जाए कि हुकूमत को यह खदशा है कि उसके अपने अराकीन वोट बेच सकते हैं? नहीं, खदशे की बात नहीं है। पार्लिमानी सिस्टम को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। चौहान साहब, इमरान खान साहब ने यह कहा था कि हम बिल ला रहे हैं और बिल पर बहस के दौरान अवाम को यह बताएंगे कि ऑपोजिशन ओपन बैलेटिंग के हवाले से मौकिफ क्या रखती है। तो क्या यह बेहतर नहीं था कि 3-4 दिन उस पर बहस होती कौमी असम्बली के फ्लोर पर और फिर ऑपोजिशन के मौकिफ को अवाम तक पहुंचाया जाता? देखिए, बात यह है कि हम तो बिल ले आए, लेकिन ये अपोजिशन दिल नहीं रखती ना। बिल लाने की तो कोई बात नहीं है, पर वो कहते हैं ना, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। ये दिल रखने को तैयार नहीं है। बड़के तो इन्होंने भी बड़ी मारी हुई है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। आपका टीवी चैनल और आप दिखा रहे हैं इनकी स्टेटमेंट्स, चौधरी एतजाज अहसन साहब की स्टेटमेंट, मिसाक जमहूरियत, चौधरी अहसन इकबाल साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इसाक डार साहब की, इन सारों की, बिलावल जरदारी की जनाब अभी ताज़ा आज से कुछ 4-5 महीने 6 महीने पहले इनकी वो स्पीच मौजूद है कि जनाब हम ओपन बैलेट पेपर के जरिए से सेनेट का इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन जब हम बिल लाएंगे ये दिल नहीं रखेंगे, तो फिर फायदा क्या है जनाब उस बिल का। तो फिलहाल जनाब हम जनाब ऑर्डिनेंस ले आए हैं, फिर जब हमारी अक्सरियत हो जाएगी फिर हम बिल भी लाएंगे, फिर इनसे दिल भी दिलवाएंगे, फिर सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। चौहान साहब, मौलाना साहब आज मिले हैं जाके आसिफ अली जरदारी साहब से, उससे पहले मियां नवाज शरीफ से भी उनकी गुफ्तगू हुई। हाँ। और बड़े मुतहर्रिक हैं कि हमने एक ऐसा लॉन्ग मार्च करना है कि उस लॉन्ग मार्च से पहले ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इनको क्या आप ओपन इजाजत देंगे लॉन्ग मार्च करने की, इस्लामाबाद में जाने की, वहां पे धरने की या एहतजाजी जलसे की? राना साहब, मैंने आज एक ब्रेकिंग दी है अपनी मीडिया टॉक के अंदर, आपके प्रोग्राम में दोबारा दोहरा देता हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए और धरने के लिए 5 अरब रुपया मांग लिया है सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब से और बेगम सफदर रहमान साहिबा से। 5 अरब रुपया, ठीक है ना जी। ये जो है ना मौलवी फजलुर रहमान साहब, ये तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला साहब है। ये तो कहते हैं शादियां होती रहे, अब्दुल्ला दीवाना होता रहे। अब्दुल्ला को जनाब पैसे आएंगे। चले चौहान साहब, आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे तो का मकसद ये है, जिस तरह आपने ब्रेकिंग की है ना, आज के प्रोग्राम में हम और भी बहुत बड़ी ब्रेकिंगें देंगे। हाँ। और ऐसी ब्रेकिंगें आज के प्रोग्राम में देंगे कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का सुने मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसला ये है, बिल्कुल वही कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, खाली फोकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। वो तो कहते हैं यहाँ पे हड़बड़ रहे, लॉन्ग मार्च रहे, धरने रहे, ताकि मौलवी फजलुर रहमान को पैसा मिलता रहे, बस। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस सवाल वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान की मुश्किलात में कमी वाक़ई नहीं हो रही। वो पुराने रुफ़का, वो पुराने साथी जो बरसों पहले तहरीक के साथ जुड़े, जिन्होंने तंजीम साजी में मौलाना का साथ दिया, लेकिन फिर नज़रियात में इख्तलाफ पैदा हुए और अलग हो गए। नज़रियात में इख्तलाफ किन वजूहात की बुनियाद पर पैदा हुए, वो वजूहात का सद्देबाब तलाश करने की किस हद तक कोशिश की गई, मौलाना को उसके बारे में किस हद तक बावर करवाया गया और मौलाना को उस पर मौक़िफ़ क्या था, यही जानने के लिए हमें मौलाना के पुराने साथी और सेक्रेटरी मौलाना नजीम खान साहब ने ज्वाइन किया। मौलाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, पुराने साथी जितने भी थे, रुफ़का थे, जय्यद उलमा भी थे और सियासत के हवाले से भी गरां कदर खिदमात थीं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का जो साथ छोड़ा, क्या वो नज़रियात की बुनियाद पे छोड़ा? अगर वो नज़रियात की बुनियाद पे छोड़ा तो क्या वो शख्सी थे या तंजीमी? जनाब यासर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं नजीम खान एडवोकेट अर्ज कर रहा हूँ। मैं मौलाना तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मौलाना के साथ जमाती अमल में सर्फ हुआ है। ये अभी जो आजकल चैनल्स पे बात आ रही है कि मौलाना के लीबिया के साथ तो कोई सेक्रेटरीट के हवाले से फंडिंग का मसला था, तो इससे हटकर मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि इससे पहले जियाउल हक के दौर में मौलाना ने मुझे कहा कि जनाब, इसी हालत में जबकि यहाँ जियाउल हक की हुकूमत है, इस हुकूमत के खिलाफ लीबिया की हुकूमत हमारे साथ तावन कर रहे हैं और कर्नल कज़ाफ़ी ने हमें पैसे दिए हैं, बाकायदा मुझे भी पैसे की अपर की, लेकिन मैंने उस वक्त मौलाना से कहा कि मैं पैसे खर्च करने या पैसे लेने के हवाले से अर्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जमात के लिए काम कर रहा हूँ और हमने काम शुरू किया। इस दौरान मौलाना ने बार बार मुझे कहा कि आपके पैसे खर्च होंगे, आप ले ले पैसे। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लेता, बल्कि मैंने बहुत सख्ती से मौलाना से कहा कि नहीं, मैं पैसे लेने के हक में नहीं हूँ। इस दौरान ऐसा हुआ कि अचानक जियाउल हक का हादिसा पेश आया। जियाउल हक के हादिसे के बाद जमाती सतह पर ये दरख्वास्त की गई कि भाई ये जो लीबिया से पैसे लिए गए थे उसका क्या हुआ, उसे हमें हिसाब दे। तो ये मैं बहुत जरूरी अर्ज करना चाहता हूँ, ये बार बार मैंने मुख्तलिफ रिसालों के इंटरव्यूज में भी मैंने पहले भी कहा है। कुछ जमाती साथी इतराज करेंगे कि अब क्यों कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि इस दौरान ऐसा हुआ कि मरकजी जमात ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई और वो कमेटी जिसमें हाजी फकीर मोहम्मद खान बटाग्राम वाले, जिसमें काजी फजलुल्लाह स्वाबी वाले और हाफिज यूसुफ एडवोकेट लाहौर वाले 3 बंदों की कमेटी बनाई गई और उसी कमेटी के जिम्मे ये हिसाब किताब लगाने के लिए उसकी जिम्मेदारी लगाई। लेकिन काजी फजलुल्लाह ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मुझे कहा कि मौलाना मुझे मना कर रहे हैं कि इस कमेटी के इजलास में शरीक न हो ताकि हिसाब किताब न हो सके। नजीम साहब, आपने बहुत बराफ किया। आपका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो लीबिया से पैसे लिए वो मदरसे के लिए नहीं, वो सेक्रेटरीट के लिए नहीं, वो तंजीम के लिए नहीं, बल्कि जनरल जियाउल हक जो हैं उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए थे। इसी तरह है ना? बिल्कुल। मैं ये मौलाना अकेले मेरे साथ बैठ गए और कहा कि 3 महीने हुए मैं पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान में किसी से इस बात की इस बात को इनका इंकशाफ नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपका पहला बंदा है कि मैं आपको एतमाद में लेता हूँ और कहता हूँ कि इसी जिया हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा अमल के तहत लीबिया हुकूमत के पुष्ट पर और अफगानिस्तान के रास्ते से होके लोग हमारा साथ ताउन करेंगे। और फिर जब पैसों की मुझे पेशकश की तो मैंने अल्लाह को फिर हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने उसकी उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नजीम साहब, आपका कहना यह है कि अफगानिस्तान से भी कुछ ऐसे अफराद हैं, बासर अफराद हैं जो मौलाना को सपोर्ट करते हैं? नहीं 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 जनाब, नहीं जनाब। रशिया के रास्ते से वो लोग कुछ करना चाहते थे कि रशिया के रास्ते से कुछ हो के पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कराएंगे और यहाँ जियाउल हक हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे और उस जियाउल हक की हुकूमत को नाकाम बनाएंगे। तो उस जो लोग रशिया के रास्ते अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनको सपोर्ट मौलाना फजलुर रहमान ने करनी थी? नहीं, लोगों की आने की बात नहीं थी।
कोई और सपोर्ट की बात थी। कोई और सपोर्ट क्या सपोर्ट थी? जलसे जुलूस? और नहीं, जलसे जुलूस नहीं। हाँ जी। कि वो जो इमदाद पाकिस्तान की तरफ देना चाहते वो अब रशिया और अफगानिस्तान के रास्ते से होके पाकिस्तान आएगा। अच्छा, कितना पैसा था वो? पैसे का नहीं, मुझे अल्लाह को इल्म है, मुझे पैसे का इल्म नहीं, लेकिन मुझे जो पेशकश की मैंने उसको मुस्तरद कर दिया। आप उस वक्त क्या थे जमात में? जी, मैं जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान का मरकजी जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त। आप मरकजी सेक्रेटरी जनरल थे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के? जमीयत तलबा इस्लाम स्टूडेंट विंग के आप थे। अच्छा, तो क्या लीबिया के अलावा भी कोई ऐसे मुल्क थे जहां से मौलाना साहब को इसी कामों के लिए इमदाद में पैसे मिलते थे कि आप तहरीकें चलाएं? नहीं, मुझे और मुल्कों का इल्म नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान के हवाले से एक और अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। जरदारी की हुकूमत जब आ रही थी, जरदारी की, तो जरदारी ने मौलाना से सपोर्ट के लिए अपील की। तो इस्लामाबाद में सीडीए के एक बहुत बड़े अफसर ने मुझे खुद कहा कि हमें रात को बुलाया गया, दफ्तर सीडीए के दफ्तर हमें बुलाया गया, और उसी दफ्तर में हमसे पूछा गया कि 4 प्लाट यानी 4 हाउस फार्म्स जहां एडजर्न हो, 7 हो, वो देख ले, हमारे पास इस्लामाबाद में है। तो उस अफसर ने कहा कि हमने कहा कि जी रात को, रमजान का महीना था, रात को हम बैठे थे इस्लामाबाद में और हमने फार्म हाउस ढूंढ लिए, 16 कनाल की फार्म हाउस, और उसी वक्त उसने कहा कि ये मौलाना के नाम कर ले। और फिर असेंबली में स्पीकर के लिए और सदारत के लिए मौलाना ने बाकायदा जरदारी साहब को सपोर्ट दिया। नजीम खान साहब, आपका कहना यह है कि अब भी मौलाना की मिल्कियत में वो फार्म हाउस मौजूद है? ये मुझे इल्म नहीं, क्योंकि मुझे उसी जराए ने बताया कि देर एंड देन उसको फरोख्त करके 52 करोड़ रुपए वसूल कर दिए। यानी वो आगे फरोख्त कर दिए और 52 करोड़ वसूल कर लिए? बिल्कुल। और अगर आप बंदे का नाम पूछना चाहते तो मैं उसको आपको जरा प्राइवेट किस्म की सूरत हाल में इसी पर नहीं कहना चाहता, सरकारी अफसर है। यानी अब भी वो हाजिर सर्विस अफसर है? अब भी होंगे इंशाअल्लाह, मेरे ख्याल में बिल्कुल अब भी होंगे। अच्छा, अभी होंगे। अच्छा मौलाना साहब, नजीम साहब, आप बड़े अहम ओहदे पे रहे, मौलाना साहब के करीब तरीन साथियों में रहे, या आपने बताया कि आसिफ अली जरदारी की हमायत के लिए उन्होंने, जो आपने बताया कि आपको किसी ने कहा कि इतने पैसे, इतने प्लाट, फिर वो प्लाट फरोख्त कर दिए गए, तो क्या इसके अलावा भी जब मुख्तलिफ जलसों जुलूस करते थे, तहरीकें चलती थी, तो क्या मौलाना साहब को वाकई फंडिंग होती थी? मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुशर्रफ ने जो किताब लिखी है, मुशर्रफ ने उसमें कहा है कि दिन को असेंबली में गो मुशर्रफ गो के नारे लगाते थे, लेकिन रात को मौलाना साहब उनके साथ मुलाकातों के लिए हाजिर होते थे। तो नजीम खान साहब, आप ये कहिए कि मौलाना ने पार्टी के प्लेटफॉर्म को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया? मैं अर्ज करना चाहता हूं जी, आज केपीके में जब हुकूमत थी तो हमने मौलाना साहब को बिठाया और कहा कि मौलाना साहब, सूबा खैबर पुख्तनख्वा में करप्शन हो रही है, बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, वज़रा करप्शन कर रहे हैं। तो मौलाना ने एक मिनिस्टर की तरफ इशारा करके कहा कि ये काम का बंदा है, ये लोग मुझसे ये लेना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं, दोबारा से बताइएगा, क्या कहा आपने? वज़रा करप्शन कर रहे थे, तो मौलाना से हमने बार बार इख्तिजाज किया कि मौलाना, इस्लाम के नाम पर लोगों ने आपको वोट दिया था। बल्कि एक और अर्ज करूं, जी जी, यहाँ कमिश्नर हाउस, कमिश्नर के बंगले में शरीयत कौंसिल का दफ्तर बनाया गया था, और शरीयत कौंसिल के दफ्तर में ये शरीयत के निफाज के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप यकीन करें कि वहां कमिश्नर के दफ्तर में जो लेटरीन बनाए गए थे, उस लेटरीन की मुंह जो थी वो किबले की तरफ थी। 4-5 साल वो दफ्तर, कमिश्नर का दफ्तर, वो शरीयत कौंसिल के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन उसकी लेटरीन की तरफ और किबले को तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई। नजीम खान साहब, ये कहिए कि जब करप्शन की बातें होती रहीं और आप मौलाना से भी जिक्र करते रहे, तो मजलिस शूरा के जो अरकान थे उन्होंने कभी इस पर बहस नहीं की? बात की थी, लेकिन मैं चूंकि खुद शूरा का मेंबर नहीं था,
मरकजी शूरा का मैं मेंबर नहीं था, मैं स्टूडेंट, मैं फिर जेटीआई का मरकजी सदर रहा। तो काजी फजलुल्लाह जो मरकजी शूरा के रुकन थे, अब आजकल अमेरिका में होते हैं, तो उसने मुझे खुद का, मेरा दोस्त भी था, मेरे इलाके का था, हम बड़े नजदीकी साथी है जुमात के हवाले से, तो उसने मुझे कहा कि मरकजी शूरा के इजलास में फंडिंग के हवाले से बात उठाई गई, लेकिन मौलाना साहब ने जिस कमेटी की तश्कील दी है, उस कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन जब उस कमेटी का इजलास बुलाया जाता है तो मौलाना मुझे मना करते हैं कि मत जाओ इस इजलास के लिए। आप मौलाना के इतनी करीब रहे और उसके बाद ये सारे हालात भी आपने देखे, आपने फिर मौलाना साहब को छोड़ दिया, उसके बाद मौलाना साहब ने कभी आपसे राब्ता नहीं किया कि आप बड़े आईनी शाहिद हैं और आप मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब, हमारे एक बहुत जिम्मेदार साथी है अमीर नवाज खान एडवोकेट, जी मेरी बात सुन रहे हैं जी? जी सुन रहे हैं। अमीर नवाज खान एडवोकेट ने कहा कि सदर जरदारी के दौर में मौलाना साहब एक बार ये जो हज के वेज़े होते हैं, हज के, ये हज के वेज़े मौलाना 10,000 वेज़ों का कह रहे थे कि मुझे 10,000 बंदे मेरे भेजने होंगे। इन लोगों ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने और जरदारी ने कि यार 10,000 कोटा तो हमारा नहीं है। ये नाराज होकर चले गए और फिर बकौल अमीर नवाज खान कि 7,000 का कोटा, 7,500 का कोटा देकर उसको राजी कर लिया गया। तो ये कि आपने कारकुनों को भेजते थे हज पे? ये नहीं, ये मुख्तलिफ वो क्या कहते हैं, वो ट्रेवल एजेंट्स जो होते हैं जो लोगों को हज पे भेजते हैं, 20,000 से 24,000 रुपए पर हेड पर वो मुनाफा लेते थे। यानी वो कमीशन लेते रहे, ये अपना कोटा लेने के बाद हज टूर ऑपरेटर से ये कमीशन लेते रहे? ये मुझे कमीशन का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कोटा इनका होता और लोग बेचते थे 20,000 रुपए से 22,000 रुपए, 24,000 रुपए उस पर एक बंदे के हवाले से उसमें कमाई होती थी उस एजेंट को। यानी ये भी काम होता रहा इस जमात के अंदर। मौलाना साहब के और कौन कौन से करीबी साथी हैं जो मौलाना साहब के इन कामों में इनका साथ देते थे, या जो इन कामों में बिल्कुल साथ होते हैं? बहुत कम होंगे, अगर होंगे तो वो आजकल भी उनके अपने साथी हैं। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ राना साहब की, इसी हालत में जबकि ये दौर चल रहा था, तो आज अमीर नवाज खान एक बंदे को ले गए थे इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जब ये ले गए कि मेरे लिए हज के जाने पर कोई प्रोग्राम बना ले, तो ऐसा हुआ कि वापसी पर अमीर नवाज खान मेरे यहाँ ठहरे रात को, तो कह रहे थे कि ये बंदा जब जा रहा था इस्लामाबाद तो ये पलोरहमान का साथी था, लेकिन अब जब वापस आए तो मायूस होकर आपका साथी बन गया है, क्योंकि किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। यानी आपके नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, इसके अलावा वो जरदारी साहब को हिमायत की यकीन दहानी के बाद उसके इवज़ कुछ जगह भी उन्होंने एक्वायर की और फिर उसे बेचकर मुनाफा भी कमाया। ये संगीन इल्ज़ामात हैं और आने वाले वक्त में मौलाना फजलुर रहमान को इनका जवाब भी देना पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया नजीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। आसिफ अली जरदारी साहब से आज अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में कौन से अहम उमूर पर बातचीत हुई। सुनने में यह भी था कि मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी से कुछ नाला भी है, नवाज शरीफ साहब से भी इख्तलाफात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। लेकिन आज की मुलाकात में डेवलपमेंट क्या हुई, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, आज मौलाना ने आसिफ अली जरदारी साहब से क्या मुतालबा किया? देखिए, दो चीज़ें मेरे पास इतला है। एक तो मौलाना ने जाके आसिफ अली जरदारी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया और मरियम की तरफ से नाराज़गी जो थी उसका भी पैगाम पहुँचाया गया। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है, यानी आज मैसेंजर का रोल अदा किया। आज फिर उन्होंने कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बेशक हुकूमत आप ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हुकूमत को गिराना हर सूरत पे। उन्हें ये लालच दी गई कि हुकूमत को हर सूरत पे गिराना है, चाहे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले ले। फिर साथ में ये भी कह दिया, मेरे पास जो इतला है, कि जनाब अगर मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ता हूँ तो पीपल्स पार्टी क्या सपोर्ट करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ आज जरदारी साहब भी बड़े, आपको पता, सियासतदान है, उन्होंने बड़ी अच्छे से खेलना है। मेरी इतला है कि जरदारी साहब ने उन्हें कुछ ऑफ़र भी की और ऑफ़र ये थी कि आप लड़ें इलेक्शन, आप असम्बली में आए, आप सेनेट में आए,
हम 5 साल इनको सेनेट में टफ टाइम देते हैं, उसके बाद जो आने वाला वक्त होगा उसमें इलेक्शन लड़के हुकूमत लेंगे। अभी हालात ऐसे नहीं हैं। मौलाना साहब इस पर मुतमिन तो नहीं हुए, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो ज़राए ने इतला दी है, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी को फिर ये कहा कि आएँ चले इस तरह कर लें, जरदारी साहब इस्तीफ़े कब देने हैं। जरदारी साहब ने इस्तीफ़ों के मामले पे कोई हाथ नहीं पकड़ा है। उन्होंने कहा जी इस्तीफ़े छोड़े, पहले लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। तो मौलाना ने कहा जी लॉन्ग मार्च फिर थोड़ा सा लंबा करेंगे और वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे कम से कम 5 दिन का धरना देंगे। ले आपको मैं बता दूँ, इस बात पर भी आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिया, बिल्कुल वाज़ेह इनकार कर दिया। और जिसके बाद मौलाना जो है उन्हें एक नया लॉलीपॉप दिया गया है कि मौलाना साहब आप इलेक्शन लड़ें, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, और जब पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी आप सेनेट में चले जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत से रास्ते निकल आएंगे। चले ये आज की मुलाकात में हुआ। आज की मुलाकात में इस अज़्म का इरादा किया गया है कि सेनेट इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान को इन किया जाएगा। देखते हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली क्या है, कितना तवील होगा। नाज़रीन इसी पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च कितना तवील होगा, इसकी अज़्म का इरादा तो कुछ किया मौलाना ने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया कि ये इतना तवील हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बजाय तहरीक अदम एतमाद पे कितनी वज़िद है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, लॉन्ग मार्च अगर करना है तो जो पहले स्ट्रेटजी बनाई गई थी, मुख्तलिफ शहरों से निकलेंगे, जैम पैक करेंगे, फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर मौखिर कर दिया जाएगा, क्या यही स्ट्रेटजी है या फिर इसको तूल देने का इरादा किया गया? नहीं जी, इसको तूल देने का इरादा किया गया, लेकिन तूल देने के हक़ में किसी सूरत में बिलावल नहीं है, ना आसिफ अली जरदारी है ना बिलावल है। अब होना क्या है, मैं आपको वो अंदर की बात बता देता हूँ। मौलाना साहब चाहते हैं, मरियम चाहती हैं, मौलाना चाहते हैं और बलोचिस्तान की 2 जमातें चाहती हैं कि हर सूरत में इस्लामाबाद के अंदर एक लंबा तवील जो है वो धरना दिया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर वहाँ पर एहतजाज किया जाए और कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सारा कुछ मफलूज होकर रह जाए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो कमिटमेंट कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब होना क्या है, होने क्या जा रहा है। आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात हो चुकी है कि वो कब लानी है। मौलाना ने कोई इसमें हाँ नहीं की, क्योंकि मौलाना को मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह कह दिया है कि तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत में नहीं लानी, ना वो हमारी कामयाब हो सकती है। और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का मकसद है कि पूरी PDM की तहरीक नाकाम हो गई। तो आज उन्होंने फैसला, जो मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ, पीपल्स पार्टी के अंदर यह फैसला हो गया है कि सेनेट का इलेक्शन गुजारो, सेनेट के इलेक्शन गुजार कर अपना हिस्सा जितना बनता है उससे जितना ज़्यादा ले सकते हैं ले लें, नहीं तो जितना हिस्सा बनता है वो हासिल करें और उसके बाद बिल्कुल PDM से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जाएं। और जब आए इसका एहतजाज का वक्त, लॉन्ग मार्च का वक्त, सेनेट इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि 30 से 35 अरकान हैं हुकूमत के ऐसे जो हमसे राबिते में, ऐसी कोई शवाहिद है? कोई ऐसा शवाहिद नहीं है। और यासर एक बात जहन में रखिएगा, 30 से 35 अरकान किसको कह रहे हैं? कौमी असम्बली के। कौमी असम्बली की बात हो? कौमी असम्बली में 5 अरकान में लिख लेंगे, 5 अरकान भी साइड पे नहीं जाएंगे। नहीं, अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है, जैसा भी होता है, मैंने आपको उस दिन कहा था कि सीक्रेट बैलेटिंग जिस वक्त होगी उसका भी तरीक़ाकार तय हो जाएगा, बिल्कुल तय हो जाएगा। आज आप गौर करें, इनके इत्तेहादियों ने 3 दिन पहले जो इल्ज़ाम लगाया था ना, एक मरियम साहिबा ने जो कश्मीर में तकरीर फरमाई थी और एक अहम अदारे पे इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे उनकी तरफ से हमारे बंदों को फ़ोन आ रहे हैं, जिसकी आज DGISPR ने बड़ी सख्ती से कहा है। उन्होंने कहा सबूत है तो फिर तो आपको पता है मरियम की उस तकरीर पे भी लैद भरी हुई है, पीपल्स पार्टी नाराज़ है। आज बिलावल ने इंडोर्स किया है ना DGISPR की तकरीर को। उन्होंने कहा है कि अगर वो सियासत से बाज रहना चाहते हैं, सियासत से बाज रखें, इदारा है उसे सियासत से पाक रहने दिया जाए। बिल्कुल पाक है इदारा, सियासत से पाक, वो बिल्कुल अदारा वो सियासत से पाक है। असल मामला ये है कि मरियम को जब कुछ नजर नहीं आता तो मुझे बताएं फिर जिन अरकान से राब्ते हुए वो राब्ते में थे ना, यासर वो राब्ते में थे तो राब्ते हुए ना। आपसे किसी एक शख्स राब्ते में नहीं है तो उससे कौन राब्ता करेगा?
जो राब्ते में होते हैं, राब्ते फिर उनसे होते हैं। तो ये तो अपने घर के अंदर देखना चाहिए। और पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरो कि जनाब कौन कौन से आपके लोग किन किन के साथ राब्ते में हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मान लें KPK के अंदर 3, 4, 5 या 10 लोग इधर उधर हो जाते हैं, उससे भी तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ना। बहस करके देख लेना, नहीं फर्क पड़ेगा भाई। जितना वहां से होंगे, हमेशा हुकूमत के लोग हुकूमत देखे। पहले जब KPK में हुआ था तो उस वक्त वफाक में इमरान खान की हुकूमत इस तरह नहीं थी, उस वक्त ये सूरत हाल इस तरह सूरत हाल नहीं। अच्छा चले राना साहब, अगर मियां साहब को ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है, फिर PDM की तहरीक नाकाम हो जाएगी, लॉन्ग मार्च और धरना अगर नाकाम हो जाए तो तब तहरीक नहीं नाकाम होगी? लॉन्ग मार्च नहीं होना, मैंने आपसे कह दिया है, लॉन्ग मार्च धरना नहीं होना। आने दें करीब, अगर लॉन्ग मार्च धरना आएगा तो फिर आप देखिएगा हाथ क्या होता। जिसने कहा ना 40,000 लोगों को लेके आऊंगा, तो वो वहां पे होने 40 लोग। और जिसने लोग लेके आने हैं, देखिए मौलाना फजलुर रहमान पे पहले इल्ज़ाम नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ उसकी जमात के अंदर से आवाज़ें नहीं आती थी। आपको इस्लामाबाद के धरने में नज़र कौन आता था? हाफिज हुसैन अहमद वहीं पे होते थे, वहां पे बुरी टीम होती थी। अब आप देखें ना, KPK के अंदर आवाज़ें आना शुरू हो गई, बलोचिस्तान के अंदर आवाज़ें आने शुरू हो गई, सिंध के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो किस तरह आप सर्वाइव करेंगे? अब तो ये कहना लोग शुरू हो गए। मैं तो बड़ी खौफनाक खबर अभी आप उन्होंने दी है कि लीबिया से पैसे तहरीक चलाने के लिए, यानी जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ। क्या ऐसा होता है? इसका मतलब है कि फिर अब भी जो हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि 5 अरब मांगे हैं, और इससे पहले जो हाफिज हुसैन अहमद ने कहा था, यासर याद है कि बंदे हमारे माल उनका। तो ये तो जिस तरह होता है ना, बंदे किराए पे लेने, साहब का साथ देने के लिए 16 कनाल की अराजी ली। तो ये इसका तो मतलब है कि एक बड़ी सियासी जमात जो है वो बंदे किराए पे देती है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनके अपने पुराने साथी कह रहे हैं। तो इस ज़हन में रखिएगा, अब हालात वो नहीं होंगे। चलिए मुझे बताएं, मरियम निकलती है जुलूस लेके लाहौर से, कितने लोग लेके चले जाएगी? अगर वो दारों पे हमले करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? यार हुकूमत है, हुकूमतें मौजूद हैं, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के बाद कितना जुलूस था? थे 5 लाख लोग। सड़कें बंद होगी, वहाँ उसकी मेट्रो भी चलती रही, रोड भी खुले रहे। ऐसा नहीं होगा पीपल्स पार्टी हाथ कर जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जंग खुद लड़ेगी। पीपल्स पार्टी इस पूरी PDM के अंदर अपना मुफाद देखेगी। यानी आपको ये लगता है कि सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करेगी? सभी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करेंगे। खुद मुस्लिम लीग नून जो आज कह रही है ना, ये भी बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे। आप देख लीजिएगा, चेंज हो जाएगा सारा माहौल। अब ये सेनेट का इलेक्शन तो होने दें। चले मैं आपको और खबर दे देता हूँ, ये सेनेट के इलेक्शन में कागजात नामजदगी आने दें, कागजात नामजदगी जमा होने दें। फिर आप देखिएगा इनकी आपस में लड़ाई, किस किस जमात की कहां कहां पे लड़ाई होती। और जिन लोगों से 1-1 साल पहले कमिटमेंट की गई है, जिनसे कहा गया कि जनाब आप ही हमारे फाइनेंसर हैं और आपको टिकट दी जाएगी, अब जब उनको सीट नहीं मिलेगी तो अभी तो बोल रहे हैं 3, 4, 6, 10, 20 लोग जो उनके करीबी हैं। और अगर कोई उनमें से बोल पा रहा जिसने कहा मैंने पैसे दिए हैं, तो फिर क्या करेंगे? यानी आपका ये कहना है कि नाम सामने आएंगे तो उसके बाद इख्तलाफात भी जन्म लेना शुरू हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आएंगे, तो मुश्किल PDM को ही पड़ेगी कागजात नामजदगी के बाद। नाज़रीन, कब्ज़ा माफिया है और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ वो किस हद तक कामयाब हुआ, इसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और खिताब का महवर ये था कि आज से पहले जो कौमें थीं वो इसलिए तबाह हुई कि वो इंसाफ को कायम नहीं कर सकीं। अदल व इंसाफ जिस मुआशरे में कायम नहीं रहता वो कौमें तबाह हो जाती हैं। उनका ये कहना था कि अदल व इंसाफ मुआशरे में कायम रखना किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर कौम की जिम्मेदारी है। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई गाय और भैंस चोरी करता है तो कौम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मजमूई तौर पर बड़े लोग वहां पर करप्शन करने लगे और उन पर हाथ ना डाला जाए तब कौमें तबाह होती हैं। इसी अज़्म को लिए कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया और बिला तफरीक किया गया, सियासी रोक टोक के बगैर किया गया। वो किस हद तक कामयाब रहा, इस दौरान कौन से हकाइक मंजर आम पे आए, राना साहब से जानेंगे। राना, अब तक की जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक अपोजिशन का सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
लेकिन आपके पास भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कौन कौन से अफराद जो हुकूमत से भी वाबस्ता थे, पीटीआई के भी थे, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ। तो ये इस ऑपरेशन के दौरान हकाइक के मंजर आम पे आए कि ये नेटवर्क स्टैब्लिश कैसे होता है और पैसों की रेल पेल किस तरीके से होती है। यह सर बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में तो कहा गया है कि सूबा सिंध के अंदर सरकारी अराजी, सूबा सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत की सरकारी अराजी, सूबाई हुकूमत की सरकारी अराजी, लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा इस कदर है कि उसमें सियासतदान, पुलिस, ब्यूरोक्रेट सब मुलवस। बल्कि कराची के अंदर लिखा गया है कि 6 SP ऐसे हैं, पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए लेते सिर्फ कब्जा माफिया से हैं, जो कब्जा छुड़ाने और कब्जा कराने के पैसे लेते हैं। बाकी शहरों के मुतालिक तो लिखा है कि वहां पे पूछने वाला कोई नहीं, ये भी लिखा है कि वहां पे ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब के हवाले से भी, चूंकि KPK और बलोचिस्तान में इतनी रेशो ऐसी नहीं है, पंजाब के हवाले से कहा गया है कि पंजाब के अंदर जो अरबों नहीं खरबों रुपए की सरकारी जमीन है, उन पर कब्जा, उन पर इमारतें बनना, PT1 बनना, उनकी मुंतकिली होना, उनके जाली कागजात बनना, वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज बनना, फिर हाउसिंग सोसाइटीज बनने के बाद उनको सरकारी कनेक्शन, वापडा, सुई गैस, वासा, इनके मिलने में उनका बाकायदा एक माफिया है। पंजाब के अंदर 72 पुलिस अफसरान के नाम है, 72, इसमें 113 पटवारियों के नाम है, जिसमें लाहौर शहर के सारे पटवारी हैं, तमाम पटवारियां जो जिसमें, और लिखा गया है कि इन पटवारियों की तैनाती जो है इतने तगड़े हाथों से होती है कि उनके खिलाफ कोई चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स में से 6 सेक्रेटरी, 80 से जायद बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम मौजूद हैं, 113 सियासी अफराद के नाम मौजूद हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, हुकूमत की रिपोर्ट। राना साहब, क्या नए पाकिस्तान में कब्जा माफिया से जान छुड़ाई जा सकी? हाँ, आपने आज का ऑपरेशन देखा है ना इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल देखा है। अब वो देखिए कि कैसी तोड़ फोड़, और क्या ऐसी नजीर मिलती है कि अदालत ने ताहुक्म सानी बंद कर दी? देखें आज जो हुआ इस्लामाबाद में बड़ा खौफनाक हुआ। मैं तो चाहूंगा कि जहां पर आज़ादी इजहार की बात कोर्ट्स के अंदर होती है, वहां पर आज़ादी फैसलों के हवाले से कोर्ट्स में जो वकला की तरफ से हुआ है, चंद वकला की तरफ, सारे वकला नहीं, बड़े अच्छे वकला हैं, उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। और आज जो हुआ है ये बड़ा बाइस अफसोस है यासर। और आज अभी मैं देख रहा था कि तर्जमान का बयान भी था कि मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारियां हो गई। 21 नामजद, 4 मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे गिरफ्तारियां हो। और मैं समझता हूं कि वकला की क़यादत को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। यासर हम तो चलते हैं कब्जा माफिया की तरफ। देखें कब्जा माफिया के हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, सिर्फ 3 शहर हैं जहां पे कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब हुआ है। इसमें कहा गया है कि एंटी करप्शन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। उसमें DG एंटी करप्शन का बड़ा जिक्र किया गया है कि गौहर नफीस ने बड़ी अच्छे कब्जे छुड़ाए हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी है उनकी, और उन्होंने बिला तफरीक की है। उसके बाद CCP और लाहौर और IG पंजाब की बड़ी तारीफ की गई है। आपको पता ना लाहौर में कल भी प्लाजे गिराए गए हैं। जी जी, प्लाजे बन किस तरह गए? सरकारी जमीन पे प्लाजा किस तरह बन गया? देख रहे, कल कहा गया कि लाहौर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बागजार कराई गई है। वो किस तरह प्रॉपर्टी में कब्जे हो गए? पटवारी की मर्जी के बगैर हो सकता है, मुतलका SHO की मर्जी के बगैर हो सकता है, मुतलका SP की मर्जी के बगैर हो सकता नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ है कि अब पुलिस जो है ना, उसने इन 3-4 शहरों में जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, खासकर लाहौर में जहां पे सबसे ज्यादा CM साहब का और PM साहब का टारगेट है, लाहौर में कल भी बड़ा तगड़े ऑपरेशन हुए, बड़े तगड़े लोग। और यहाँ पे मेरी इत्तला के मुताबिक इन 4 शहरों में लाहौर को नंबर 1 करार दिया गया है कि यहाँ पर पहली दफा पुलिस जो है उसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के ऑपरेशन किया है। और कुछ शहरों को मतलब ये लिखा हुआ है कि उनमें ऐसे पुलिस अफसरान तैनात है जो खुद कब्जा माफिया का हिस्सा है। और आपको पता है दो साल बात नहीं है, ये जो कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे कब्जा क्या है 1-2 साल से है? नहीं है, 30 साल से कब्जे हैं। यही वो कह रहे हैं कि पटवारी साथ मिला होता था, पुलिस वाला साथ मिला होता था, ब्यूरोक्रेट साथ मिला होता था, नायब तहसीलदार, कानून को सब साथ मिले होते थे। यासर, ये जो मैंने आपको तादाद बताई है, कौन कौन कितने कितने मुलव्वस है, ये इनकी रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक है। ये अब भी जो कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं, सबका एहतसाब होगा? देखिए, सबका एहतसाब अगर होगा तो मैं समझता हूं कि 75% सरकारी मुलाजमिन तो अंदर जाएंगे, बिल्कुल अंदर जाएंगे।
लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर में ये हो जाएगा, क्योंकि कल लाहौर में जो मैंने ऑपरेशन होते देखा है, आइंदा इससे पहले जो होते देखा है, जो आने वाले दिनों में हो रहा है, देखिए ना, एक फनकारों का वो जो सब्जाजार के पास से एक प्लाजा खाली करवाया जिसपे सारे आर्टिस्ट, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, पहली दफ़ा पुलिस के हक में बोल रहे हैं, वो कब्जा करने वाले वैसे कब्जा कर रहे थे, क्या वो गली की नुक्कड़ थी जिसपे खड़े हो गए, आप खड़े हो गए और आपका कब्जा हो गया? कब्जा माफिया उस वक्त कब्जा करता है जब मुख्तलिफ इदारे उसके साथ होते हैं, और जब सब इदारे ये फैसला कर लें और खासकर हमारी पुलिस ये फैसला कर ले कि हमने कब्जा माफिया को भगाना है, तो लाहौर की तरह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। यस, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह के बयान दिए जाते हैं कि कब्जा माफिया से छुटकारा मुमकिन बनाया जाएगा और किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए ये सब एक्शन किए जाएंगे और कौमी मफाद में किए जाएंगे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की जानिब भी गामजन होगा और मुस्बत तब्दीली भी देखने को आएगी। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।